एसएससी जीडी 2026 के एग्ज़ाम चल रहे हैं और पीछे जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए, जितनी भी शिफ्टों में आपके एग्ज़ाम हुए हैं, उन में जो इस भी प्रकार के क्वेश्चन आए तो उन पर आधारित जो है सवाल मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में करवाता हूँ। तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि हाँ, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर होके जाते हो उसके लिए। और आपको आने वाली शिफ्टों में वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी फंसते हैं हमारी क्लासेज से, तो बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रविंद्र पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस प्यारे से सेशन में और आज के इस प्रैक्टिस सेट में। तो 20 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और वो 20 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट उसी प्रकार के होंगे जिस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी बच्चों का आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है वो लास्ट तक इस वीडियो को देखे और मज़ा आएगा भाई। देखेगा इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलती पहले मैं बता देता हूँ बेटा। इसकी मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देता हूँ क्लास के 1-1.5 घंटे के बाद। टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय रविंद्र पांचाल सर, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो अब देखिएगा बेटा जी, पहला सवाल आपके सामने है। तो बच्चों ने, जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है उनसे पूछ के देखना कि इस प्रकार एवरेज का सवाल पूछा जा रहा है, तो मैंने उस प्रकार का सवाल रख लिया। दो संख्याओं ए और बी का औसत 20 है। मान लिया दो संख्याएं ए और बी, एवरेज कैसे निकालेंगे? बटे में 2 करेंगे, औसत कितना है 20। अगर मैं इस 2 को यहाँ पर लेकर आऊँगा तो a प्लस बी कितना आ जाएगा बेटा जी? 40। a प्लस बी कितना आ जाएगा आपको जी? 40 आ जाएगा। इसी प्रकार से b और c का औसत 19 है। b और c का औसत देखूंगा, औसत मतलब बटे में 2, ये कितना है 19। अगर 2 को इधर लेकर आऊँगा तो कितना बन जाएगा? 38। 19 दूनी कितना हो जाएगा बेटा? 38 हो जाएगा। फिर कहता c और a का औसत 21 है। c प्लस में a, इनका एवरेज कितना है बेटा जी? 21 है। 2 को इधर लेकर आऊँगा 42, यानी कि c प्लस a कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो a का मान आप लोगों को बताना है, a की वैल्यू आप लोगों को बतानी भाई। अब देखिएगा a की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं प्यारे बच्चों, तो आप देखोगे a भी 2 बार आ गया, b भी 2 बार आ गया और c भी 2 बार आ गया। तो 2 कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा a प्लस में b प्लस में c बराबर किसके? 42 और 38 कितना हो गया बेटा? 80। 80 और 40 कितना हो गया? 120। अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना हो गया? 60। तो मेरे पास जो वैल्यू आई a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 60 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब मुझे चाहिए a का मान। अगर मैं a का मान निकालना चाहता हूँ तो मैं इसमें से b और c का मान घटा दूँ, b प्लस c का मान घटा दूंगा तो सिर्फ a का मान बचेगा। b और c यहाँ पर थे, यानी कि भाई b और c का जो मान था वो कितना था? 38 था। अगर मैं इस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर दूं तो देखो a बचेगा, b में से b गया, c में से c गया, 60 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 22 बचेगा। तो a की वैल्यू जो आई 22 यानी कि 22। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। एक खेल टीम के 15 सदस्यों की औसत आयु 23.4 है। एक बेटा टीम में 15 सदस्य हैं जिनका एवरेज जो एज है वो 23.4 है। एक नया सदस्य टीम में शामिल होता है और औसत जो है अब 23 वर्ष हो जाती है। औसत जो है अब 23 वर्ष हो जाएगी। नए सदस्य की आयु क्या है? नए सदस्य की, भाई मेरी एवरेज वाली क्लास देखना आप। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आपने किसी भी टीचर की क्लास देखी हो जिंदगी में, पर मेरी एवरेज की क्लास देख लेना, आपको मजा आ जाएगा। इतने जबरदस्त शॉर्ट मेथड बता रखे मैंने। एवरेज बाय रविंद्र पांचाल सर, सर्च करके देखना आप, यूट्यूब पे क्लास आएगी। उसमें मैंने बहुत ही गजब के तरीके बता रखे हैं जिनसे आप एवरेज के सवालों को मात्र 5-5 सेकंड में उड़ा दोगे। अब देखना इस सवाल को भाई, इसमें क्या करना है। मैंने कहा भाई ये देखो किस टाइप का सवाल है। 15 सदस्य थे ग्रुप में और एक नए सदस्य की एंट्री हुई, नया सदस्य टीम में शामिल हुआ। तो क्या करना होता है बेटा? जिस नए सदस्य की एंट्री हुई उसका डेटा कैसे आएगा? पहले वाला एवरेज लिखेंगे जो कि कितना था? 23.4। पहले वाला एवरेज लिखेंगे जो कि कितना था? 23.4। अब हम देखेंगे इफेक्ट कितना पड़ा इस नए बंदे के आने से। नए बंदे के आने से जो औसत है वो 23 वर्ष हो गया, यानी कि 23.4 से कितना हो गया? 23 वर्ष। कितना कम हो गया? 0.4 कम हो गया। 0.4 कम हो गया। कितने बंदों पर पड़ा ये इफेक्ट? सर 16 बंदों पर, क्योंकि 15 सदस्य तो पहले थे, एक और आ गया तो 16 हो गए। ठीक है, एक सिंपल सा मेथड बेटा। न्यू जो व्यक्ति आता है उसका डेटा कैसे निकालते हैं? पहले वाला एवरेज प्लस में जो इफेक्ट पड़ा वो, और कितने बंदों पर इफेक्ट पड़ा ये। सिंपल बेटा जी, बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व कर जाओगे।
23.4 नया पहले एवरेज था, इफेक्ट पड़ा -0.4 का और 16 बंदों पर पड़ा। इस डेटा को सोल्व कर जाओ बस। 23.4 माइनस में देखो 16 चौका 64 और क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट तो पॉइंट 23.4 में से 6.4 जाएगा तो 17 जो है इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर। 17 जो है इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये मेरी एवरेज की क्लास मेरे कहने से जरूर देखना एक बार, मजा आ जाएगा आपको, बहुत अच्छे तरीके का एवरेज सीखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति बताएं। एवरेज स्पीड के सवाल बार बार एग्जाम में आ रहे हैं तो ध्यान से देखना। एवरेज स्पीड का जो कंसेप्ट है बेटा जी वो क्या है, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम करना है आपको बस। टोटल डिस्टेंस कितनी सर, 11 किलोमीटर यहाँ पर, 22 किलोमीटर यहाँ पर, तो 11 और 22 कितना हो गया बेटा जी 33 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा, 60 मिनट यहाँ पर, 30 मिनट यहाँ पर, यानी कि 90 मिनट। और 90 मिनट का मतलब बेटा 1.5 घंटा। 1.5 घंटे को कैसे लिखेंगे, 3/2 करके। ये जो बटे वाला 2 है ये चला जाएगा ऊपर और 3 से काटूंगा 11, 11 दूनी 22, तो एवरेज स्पीड आएगी बेटा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड कितनी आएगी, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ना तो टाइम वेस्ट करवाना चाहता, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देना है, इसलिए कंटिन्यू पढ़ाएंगे। ठीक है, ध्यान से आपको एक बार में ही सवाल समझना है, ना समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से समझ लेना है। 338 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ये एक ट्रेन है बेटा जी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या कर रही है, चल रही है। इसकी डिस्टेंस है बेटा 338 मीटर लंबी है ट्रेन। यह समान दिशा में चलते हुए एक व्यक्ति चल रहा था बेटा जी समान दिशा में, एक व्यक्ति चल रहा है समान दिशा में, 39 सेकंड में पार करती है। तो व्यक्ति की गति बताओ। व्यक्ति की गति हमने मान ली बेटा x, ये मीटर पर सेकंड में पूछे तो मीटर पर सेकंड लिख लो। इस व्यक्ति की स्पीड आपको बतानी है। ध्यान से देखो बेटा, इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा बेटा। किलोमीटर प्रति घंटा को जब भी मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से गुणा करना है, 5/18 से गुणा करना है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा जी, 6 पे काटूंगा 10, 6 पे काटूंगा 6 तिये 18, तो ये 50/3, 50/3 मीटर पर सेकंड जो है इसकी स्पीड है ट्रेन की। जब क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जो आएगी बेटा, रिलेटिव स्पीड आएगी माइनस करके, यानी कि 50/3 माइनस में x करके। इतनी स्पीड के साथ जो है इसको पार करेगी व्यक्ति को। और जब व्यक्ति को पार करती है ट्रेन तो अपनी खुद की लेंथ को पार करती है। खुद की लेंथ इसकी 338 है, खुद की लेंथ को पार करेगी बेटा, यानी कि इतनी डिस्टेंस को पार किया जाएगा। और डिस्टेंस होती स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या आई 50/3 माइनस में x। टाइम कितना लगा था बेटा जी 39 सेकंड। टाइम कितना लगा था 39 सेकंड। इसको सोल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये जो 39 गुणा में है ये आ जाएगा बटे में, 338/39, और ये जो बचेगा 50/3 माइनस में x। ठीक है भाई, 39 से काटो इसको, 13 पे काट लो पहले, 13 तिये 39, 13 से काटूंगा, 13 दूनी 26, बच गया बेटा 7, 13 छिक्के 78, 3। अच्छा यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं, 3x हो जाएगा बटे में 3 एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3x और बटे में कितना रह जाएगा 3, ये 50 है, ये कितना 50 है। तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का 3x उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 26 आकर 50 में से घटेगा तो कितना बचेगा बेटा जी 24। 3 से काटोगे 8, यानी कि x की वैल्यू आ गई 8 मीटर पर सेकेंड। जो व्यक्ति की स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकेंड है। व्यक्ति की स्पीड कितनी बेटा 8 मीटर पर सेकंड। समझ में आया। अब देखो मैं इसको शॉर्ट में करता हूँ कैसे करना होता है। ये सब कुछ आपको पेपर में नहीं करना, ये समझाने के लिए होता है। पेपर में आपको सिंपल सा करना है, व्यक्ति की गति पूछी है। अब क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कैसे आएगी, माइनस करके आएगी। रिलेटिव स्पीड माइनस करके आएगी। कार इसकी ट्रेन की स्पीड क्या बेटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 6 तिये 18, 6 से काटूंगा बेटा 10, 10 पंजे 50, 50/3, तो 50/3। व्यक्ति की गति हम मान लेंगे x, तो इतनी स्पीड के साथ पार करेगा। स्पीड कैसे होती है बेटा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। 13 तिये 39, 13 दूनी 26, 13 छिक्के 78, ये आ गया भाई। अब यहाँ पर देखो 3 एलसीएम लूंगा तो 3x हो जाएगा और बटे में आ जाएगा सबके 3।
3 से 3 कट जाएगा, माइनस का 3x इधर ले आओ, प्लस का 3x, ये 26 जाकर 50 में से घटेगा 24 बचेगा, 3 अट्ठा 24, x की वैल्यू कितनी 8। बात को समझ पाए? इस प्रकार से कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट सवाल देखो, एक नाव की धारा के प्रतिकूल गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रतिकूल होता है बेटा विपरीत दिशा में, यानी कि अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम स्पीड की बात करूंगा तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अगर मैं धारा की दिशा में देखूंगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड देखूंगा तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की गति और धारा की गति क्या है? बेटा जी हमेशा याद रखना, अगर नाव की गति पूछी जाए तो क्या होता है, डाउनस्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम बटे में 2। अगर धारा की गति पूछी जाए तो क्या होता है सर, डाउनस्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम बटे में 2। ये दो कंसेप्ट हमेशा याद रखना, सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं यहां से। अब नाव की गति सर, डाउनस्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम, 15 प्लस में 8 कितना हो गया बेटा 23, तो 23 बटे में 2, यानी कि बेटा जी 11.5। बेटा धारा की गति डाउनस्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम, यानी कि 15 माइनस में 8 7 और बटे में 2, तो आ जाएगा 3.5। तो 15 11.5 और 3.5, 11.5 और 3.5, सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। धारा के प्रतिकूल 144 किलोमीटर की दूरी को तय करने में नाव को 12 घंटे लगते हैं। तो धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में अपस्ट्रीम में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 144 किलोमीटर के लिए 12 घंटे लगते हैं। तो 12 12 144 होता है, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी विपरीत दिशा में चाल आ गई। ठीक है भाई। जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में उसे केवल 9 घंटे लगते हैं। अगर मैं धारा की दिशा में देखूं, डाउनस्ट्रीम देखूं, तो समान दूरी यानी कि 144 किलोमीटर कवर करने में 9 घंटे लगते हैं। तो 9 से काटोगे बेटा, 9 एकम 9, कितना बच गया 5, 9 छिका 54, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा जो है धारा की दिशा में चाल आ गई। अब आपसे पूछा है कि धारा की गति कितनी है, तो आपसे पूछा बेटा जी धारा की गति बताइए, धारा की गति। अभी मैंने आपको बताया बेटा धारा की गति कैसे निकालोगे, डाउनस्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम बटे में 2 करके, डाउनस्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम बटे में 2 करके। 16 में से 12 गया 4, 4 बटे 2 करोगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये धारा की चाल आ जाएगी। 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है धारा की चाल आ जाएगी। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आई बातें? नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर लेटने के लिए एकदम से तैयार है और ये लेट चुका है। निम्नलिखित प्रश्नों का, निम्नलिखित भिन्नों का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? भाई 4 बटे 5 है, 24 बटे में 25 है और 16 बटे में 35 है। इनका आपको HCF बताना है। तो हमेशा याद रखिए बेटा जी HCF बताना है। तो क्या करना होता है, अगर आपको HCF बताना है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF और नीचे वाली संख्याओं का क्या लेना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा। अगर LCM पूछा होता तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM और नीचे वालियों का HCF लेना पड़ता। ठीक है, तो HCF बेटा 4 का, 24 का और 16 का HCF कितना होगा 4, HCF निकालना आपको आता होगा। बेटा 5 का, 25 का और 35 का LCM अगर आप निकालोगे, LCM अगर आप निकालोगे तो 175 आएगा। कैसे आएगा देखो, 5 से काटोगे 1, 5 5 25, 5 था 35। अब ये 7 पे ही कटेगा, ये 5 पे ही कटेगा, तो 7 पंजा 35, 35 पंजा 175, तो 175 आएगा नीचे। तो आंसर आएगा बेटा 4 बटा 175, 4 बटा 175, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर लेट चुका है। 3 घंटियां एक साथ पूर्वाहन 11 बजे बजती हैं। 3 घंटियां बेटा एक साथ 11 बजे बजी, 11 बजे बजी। ठीक है, वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट व 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। वे क्या हो रही बेटा, एक हर 20 मिनट के बाद बज रही है, एक हर 30 मिनट के बाद बज रही है और एक हर 40 मिनट के बाद बज रही है। तो वे पुनः एक साथ कब बजेंगी? तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। कभी भी आपसे ये पूछा जाए कितनी देर के बाद वे एक साथ बजेंगी, तो उसके लिए आपको क्या करना बेटा, इनका एलसीएम लेना होता है हमेशा। इनका क्या लेना है, इस टाइम का एलसीएम। अगर आप इनका एलसीएम लोगे तो बेटा जी वो आएगा 120। कैसे आएगा देखो, 10 पे आप काटोगे, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौका 40। 2 पे काटोगे, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 धाए 120, यानी कि 120 मिनट के बाद ये दोबारा बजेंगी। 120 मिनट के बाद ये दोबारा एक साथ बजेंगी। 120 मिनट का मतलब बेटा जी 2 घंटे। तो 11 बजे अगर बजी थी तो फिर 2 घंटे बाद बजेंगी, तो इसका मतलब बेटा 1 बजे बजेंगी दोबारा से एक साथ। 1 बजे दोबारा से एक साथ बजेंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है।
क्लियर है भाई कहानी? इस तरह के सवाल बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, सिंप्लीफिकेशन के बेटा 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान से देख लो। यहां पर कहा गया बेटा सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रा को घुसाया गया है, सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रा को घुसाया गया है, इस प्रकार से दिया। माइनस में बेटा 2 गुणा में 0.14 गुणा में 5.14 गुणा प्लस में बेटा 5.14 गुणा में 5.14, ये सवाल आपके सामने है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो बचपन में आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था भाई, आपको जी पढ़ रखा है सर। तो आप यहाँ पर देखो, अगर मैं a मान लूँ, देखो ये 5.14 में a मान लेता हूँ और b मान लेता हूँ 0.14, तो देखो ये a गुणा में a स्क्वायर हो जाएगा, आपको जी राइट सर a स्क्वायर। ये क्या बेटा जी माइनस में 2ab, इधर लिख लेता हूँ मैं इसको, माइनस में 2, और ये a है और ये b है, क्योंकि b क्या मान रखा है 0.14, तो ये 2ab हो गया और इसको हमने b मान रखा है, तो ये b स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो ये किसका फार्मूला होता है भाई? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, आपको जी राइट सर। a कितना है हमारा 5.14 माइनस में b कितना है 0.14, इसका होल स्क्वायर कर दो, तो 5.14 में से 0.14 घटेगा तो बेटा 5 बचेगा, और 5 का स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना आएगा 25। आंसर कितना आएगा 25, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ये समझाने के लिए मैंने सब कुछ लिख रहा हूँ, आप देखते ही कर सकते थे सर ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर माइनस में 2ab, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और 5.14 में से 0.14 घटाऊंगा तो 5 बचेगा, और 5 का स्क्वायर करूंगा तो सर 25 आंसर आएगा, देखते ही कर सकते थे। यहां पर इसने कहा बेटा जी स्क्वायर रूट ऑफ 2916 बराबर है चम्मन के, तो आपसे पूछा गया है रूट 29.16 है, तो मैं पॉइंट हटा के बेटा जी 2 संख्याओं के बाद पॉइंट है तो बटे में 100 कर देता हूं, प्लस में अंडर द रूट ऑफ, बेटा ये 0.2916 4 संख्याओं के बाद पॉइंट है, तो मैं पॉइंट हटा के बटे में क्या लिख दूंगा 40, प्लस में यहां पर 6 संख्याओं के बाद पॉइंट है, तो मैं पॉइंट हटा के बेटा जी क्या लिख दूंगा नीचे 60। बात को समझ पाई? अब ध्यान से मेरी बात को समझना, इस सवाल का आंसर क्या आएगा। अच्छा एक और वैल्यू दे रखी है प्लस में, और क्या दे रखा भाई स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर बेटा जी 8 संख्याओं के बाद पॉइंट है, तो 2916 और बटे में 8 जीरो आ जाएंगे, ठीक है भाई, ये इसका आंसर बताना है। आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 2916 कितना था चम्मन, तो ऊपर तो आएगा चम्मन, और बटे में 100 को जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो 10, प्लस में ये किसी दूसरे चम्मन बटे में कितना आ गया 10, प्लस में यहां पर देखोगे ऊपर चम्मन और नीचे बेटा जी कितना 4 जीरो हैं, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो 2 जीरो आएंगी, ऊपर चम्मन और नीचे बेटा जी क्योंकि 6 जीरो हैं तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा तो 3 रह जाएंगी, यहां पर ऊपर चम्मन और बेटा नीचे 8 जीरो हैं तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो 4 जीरो रह जाएंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं बेटा, ये एलसीएम ले लिया मैंने 10,000, 10 से काटोगे तो 1000, 1000 ऊपर गुणा करोगे तो चम्मन 1000, 100 से काटोगे 100 बचेगा, 100 ऊपर गुणा करोगे तो चम्मन 100, 1000 से काटोगे तो 1 जीरो यानी कि 10 बचेगा, 10 ऊपर गुणा करोगे 540, 10,000 से काटोगे 1 बचेगा, 1 ऊपर गुणा करोगे चम्मन। अब इनको जोड़ना है बेटा जी, देखो यहाँ से क्या आएगा 4, फिर 5 और 4 9, ठीक है, फिर बेटा 5 और 4 9, फिर बेटा जी 5 और 4 9, और यहाँ पर 5 बटे में कितना बेटा जी 10,000, 10,000 है तो 4 संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 5.9994, ये इस सवाल का करेक्ट आंसर है 5.9994, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी? नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर लेटा हुआ है, यहां पर बार लगा हुआ था भाई, यहां पर लगा हुआ था बार 0.2323 के ऊपर बार, प्लस में 0.2727 के ऊपर बार है, तो इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं भाई, देखो बार का मतलब क्या है सर, 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार 9 आ जाएगा,
प्लस में 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बेटा एल्शियम ले लिया हमने 99 और 23 और ये कितना बन गया, 23 और 27 कितना बन गया बेटा जी, आपको ये बन गया 50। तो 50/99 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। 50/99 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर। ये मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ा रखा है, मेरी नंबर सिस्टम की क्लास देखना, नंबर सिस्टम बाय रविंद्र पांचाल सर। नंबर सिस्टम की कई क्लास मैंने ले रखी हैं। पहली ही क्लास में, नंबर सिस्टम की पहली ही क्लास में मैंने ये टाइप करवा रखी है, मज़ा आ जाएगा, उस क्लास को पूरा देखना। कुछ भी नहीं छोड़ रखा भाई, यूट्यूब पर आपको सब कुछ मिलेगा, हर टॉपिक मैंने कवर करा रखा है, टॉपिक वाइज पूरा मैथ कवर करा रखा है बेटा। रीजनिंग का भी अलग से आपको फोल्डर मिल जाएगा, अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, रीजनिंग के भी बहुत सारे टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं। संख्या ये 34, 26 के का मान ज्ञात करें यदि संख्या 6 से भाग होती है लेकिन 5 से भाग नहीं होती, 5 से भाग नहीं होती। भाई अगर के की जगह पर 0 और 5 आ जाए तो ये 5 से भाग हो जाएगी। इसका मतलब के का मान ना तो 0 हो सकता ना 5 हो सकता, क्योंकि इसने साफ साफ कहा है 5 से विभाज्य नहीं है। अगर के की जगह में 0 ले लूँगा तो 5 से भाग हो जाएगा, के की जगह में 5 ले लूँगा तो भी 5 से भाग हो जाएगा, इसलिए मुझे ये 0 और 5 नहीं लेना। पर ये 6 से भाग होती है। 6 का नियम ये कहता है कि संख्या 2 से भी भाग होनी चाहिए। अगर 2 से भाग होगी तो या तो ये देखो 0 तो हो नहीं सकती, या तो ये के की वैल्यू 2 है, या फिर 4 है, या फिर 6 है, या फिर 8 है, इनमें से कोई एक नंबर है। 2 से भी भाग होना चाहिए और ये 3 से भी भाग होना चाहिए, तभी तो 6 से भाग होगी। अब 3 का नियम ये कहता है कि अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। देखो 3 तो 3 से भाग हो जाएगा, 6 भी 3 से भाग हो जाएगा, 4 और 2 6 भी 3 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर के की वैल्यू ऐसा नंबर आएगा जो 3 से भाग होगा। अब 3 से भाग होने वाला नंबर इनमें क्या है बेटा, 6। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आएगी। के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्या मेरी बातों को समझ पाए? तो सारी कंडीशंस को फॉलो करना है बेटा जी, सारी कंडीशंस को फॉलो करना है, तभी आप आंसर तक पहुंचोगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 की पावर 10, 7 की पावर 11, 7 की पावर 12, 7 की पावर 13 को पूर्णतः विभाजित करेगी? इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो इसको पूरा पूरा भाग करेगी? कैसे सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से। मैंने क्या किया बेटा जी, 7 की पावर 10 ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 1। 7 की पावर 10 कॉमन लिया है तो 7 की पावर 1 यानी कि 7 बच गया। 7 की पावर 10 कॉमन लिया है तो 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 यानी कि 49 बच गया। 7 की पावर 10 कॉमन लिया है तो 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 होता है बेटा जी 343, ये बच गया भाई। अब यहाँ पर आप देखो 7 की पावर 10 ये कितना हो गया, अगर आप देखोगे 7 और 1 8, 8 और 49 होता है बेटा 57, 57 में आप 343 जोड़ दो, 343 जोड़ दो, क्या आएगा बेटा जी 400। तो यहाँ पर आ जाएगा 400। तो आप मुझे बताइए ये जो नंबर है इनमें से किससे भाग होगा? आप कहोगे जी 11 से तो भाग नहीं होगा, सिर्फ 13 से भी भाग नहीं होगा, सिर्फ 14 से भाग नहीं, 14 से भाग हो जाएगा। किससे भाग हो जाएगा? 14 से भाग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो मैं इसको 7 की पावर 10 गुणा में 400 को जब 14 से डिवाइड करूँगा तो 14 में क्या है, 14 में सर 7 गुणा 2 है, 2 से तो ये भाग हो जाएगा और 7 से ये भाग हो जाएगा। तो बेटा ये नंबर जो है 14 से भाग हो जाएगा। किससे भाग होगा? 14 से। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को मेरी बातें समझ में आई। अच्छे सवाल हैं, इस टाइप के सवाल आ रहे हैं। ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। बी एक कार्य का 2/5 भाग 2/5 भाग जो है 10 दिन में करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये निकालो ए पूरा काम कितने दिन में करता है और बी पूरा काम कितने दिन में करता है। वो कैसे निकालेंगे देखो, ए पूरा काम कितने दिन में करता है कैसे करेंगे। कभी भी इस टाइप से फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी हो, ऊपर वाली संख्या से तो काट दो और नीचे वाली संख्या की कर दो गुणा, तो पूरा काम आ जाएगा बेटा कैसे, 3 पंजे 15 दिन में। ए करता है पूरा काम 15 दिन में। ऊपर वाली संख्या से तो इसको काट दो और नीचे वाले की कर दो गुणा, 5 5 25, तो बी करता है बेटा जी 25 दिन में। अब पूरा काम कितना होगा, इनका एल्शियम ले लेते हैं, इनका एल्शियम ले लेते हैं बेटा जी 75। 15 पंजे 75 और 25 तिया 75। ए की एफिशिएंसी 5 और बी की एफिशिएंसी 3। तो मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए और बी से मिलवाकर ये काम करवाना है 75 काम, तो दोनों बेटा 5 और 3 8 की एफिशिएंसी से करेंगे। तो 8 नी में 72, बेटा 3 बच गया और बटे में 8, तो 9 सही 3/8, 9 सही 3/8 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है।
आ रहा है समझ में? नेक्स्ट सवाल देखो, यदि कोई राशि 10 वर्षों से दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताओ। कभी भी इसमें रेट पूछी जाए बेटा जी, हमेशा एक बात याद रखो, रेट परसेंटेज कैसे आएगी? जितने भी गुणा बोले उसमें से एक माइनस करो और बटे में बेटा टाइम और गुणा में क्या कर देना है 100। कंसेप्ट को याद रखना, चुटकियों में आंसर आ जाएगा, 2-3 सेकंड में आंसर आ जाएगा। रेट पूछी है तो बेटा जितने गुणा बोल रखा ना, जैसे 2 गुणा बोल रखे हैं तो 2 - 1, 3 गुणा बोल रखा होता तो 3 - 1, 4 गुणा बोल रखा होता तो 4 - 1, इस प्रकार से करते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 गुणा बोल रखा तो 2 - 1 करोगे 1 और बट्टे में टाइम कितना दे रखा 10 वर्ष का और गुणा में 100, 0 से 0 कट गया, आंसर आ गया 10% वार्षिक। तो रेट कितनी आ जाएगी बेटा 10% वार्षिक। मेरी साधारण ब्याज की आप वीडियो देखोगे, सिंपल इंटरेस्ट बाय रविंद्र पांचाल सर, सर्च करोगे वीडियो प्रकट होगी, आशीर्वाद देकर जाएगी, भला करके जाएगी आपका, ठीक है। बहुत कुछ सिखा रखा है ट्रिक्स के साथ। यदि संख्या ये जो है 8 से पूरी तरह भाग होती है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या आएगा? बेटा आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है बेटा, लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या 8 से भाग होनी चाहिए, तो पूरा नंबर 8 से भाग हो जाएगा। तो सबसे छोटा पूर्णांक बेटा जी ऑप्शंस को देखूं तो 0 भी है, तो मैं x की जगह पर 0 रख के देखता हूं। तो आप कहोगे जी 8 × 6 = 48 है, 50 में से 48 गया 2 उतारा 4, 8 × 3 = 24, तो पूरा भाग हो गया। x की जगह पर 0 रखा तो पूरा भाग हो गया। और इसने कहा था सबसे छोटा पूर्णांक, तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? 0 है। क्लियर है भाई? आसान सवाल था। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 2 सही 1/5 है, विक्रय मूल्य जो है ना कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का क्रय मूल्य का 2 सही 1/5 है, तो 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11/5 है। क्लियर भाई? कॉस्ट प्राइस को ले आओ इधर, तो सेलिंग प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर बच गया 11/5। तो आप देखोगे क्रय मूल्य 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना बेटा जी 11 है। क्रय मूल्य 5 तो सेलिंग प्राइस कितना बेटा 11। तो लाभ प्रतिशत बताओ। 5 रुपये का सामान 11 में बिक रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिट 6 रुपये का है। किस पर होता है प्रॉफिट? कॉस्ट प्राइस पर। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 5 से काटोगे बेटा 20 और 20 × 120, तो प्रॉफिट है जी 120% का। प्रॉफिट कितने परसेंट का है बेटा जी? 120% का प्रॉफिट है, राइट। अब देखिएगा, कोई किराना व्यापारी 15% के लाभ पर चावल बेचता है और बाजार के वजन से 20% कम वजन को उपयोग में लाता है। बेईमान दुकानदार वाला सवाल है। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ बताएं क्या होगा? तो इसके लिए बेटा मैंने कल की क्लास में आपको बताया था क्या करना बेटा, हमेशा 2 ही बातों पर फोकस रखना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर। दुकानदार की जेब से जो गया वो तो है कॉस्ट प्राइस और जितना पैसा आएगा वो क्या है? सेलिंग प्राइस। अब 15% के लाभ पर बेचा है, मतलब 100 रुपये का सामान 115 में बेच दिया, जाएगा जेब से 100 का और आएगा कितना? 115। 20% कम वजन का उपयोग किया, 20% कम वजन का उपयोग किया, मतलब उसने मात्र 80 ग्राम दिया और पैसा कितने का ले लेगा? 100 ग्राम का। तभी तो 20% कम वजन दिया। भाई देना चाहिए था 100, लेकिन उसने दिया कितना? 80, यानी कि उसकी जेब से तो 80 ही गया, पैसा ले लेगा वो 100 का। जो उसकी जेब से गया कॉस्ट प्राइस, जो उसके पास आया वो सेलिंग प्राइस। बस ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, इधर से इधर कुछ कटता है तो काट दो। 5 से काटोगे 16 और 5 से काटोगे यहाँ से आ जाएगा बेटा 23। अब देखो 16 रुपये का सामान 23 में बिक रहा है, 16 रुपये का सामान 23 में बिक रहा है, तो बेटा कितने का प्रॉफिट हुआ? 7 का प्रॉफिट हुआ। किस पर? कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि 16 पर। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, तो 700 को 16 से भाग कर दो, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। 16 चौका 64, 6 बच गया उतारी 0, 16 तिये 48, 12 बच गया उतारी 0, चढ़ा दिया पॉइंट, 43 पॉइंट समथिंग आएगा। 43 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके सामने हाजिर है। एक आदमी अपने बेटे से 24 साल बड़ा है। एक आदमी, ये मैन है और ये उसका सन है, तो कितने साल बड़ा है बेटा? ये 24 साल बड़ा है, 24 साल बड़ा है। 2 साल बाद, यहाँ से मैं आफ्टर 2 ईयर देखूँ, 2 साल के बाद उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। बेटे की उम्र 1 है तो आदमी की उम्र हो जाएगी इससे दोगुनी, यानी कि 2 यूनिट। मेरी एक बात को याद रखना, अगर आपने मेरी एज वाली क्लास देखी है, एज
बाय रविंद्र पांचाल सर, सर्च करोगे वीडियो आ जाएगी, ठीक है। उसमें मैंने सिखा रखा है कि दो व्यक्तियों की एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। अगर आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा है आज के टाइम पे, तो इसका मतलब वो पहले भी 2 साल बड़ा था और आगे भी आपसे 2 साल ही बड़ा रहेगा। एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। अगर इसका फादर इससे 24 साल बड़ा था तो आज भी कितने साल बड़ा होगा? 24 साल। लेकिन यहाँ पर तो 1 साल ही बड़ा नजर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी बेटा? 24। 1 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू भी क्या होगी? 24। यानी कि ये बेटा, ये जो सन है 2 साल के बाद 24 साल का है, तो आज के टाइम पे कितने का होना चाहिए? 22 साल का। 2 साल के बाद 24 साल का होगा, तो आज के टाइम पे कितना है बेटा? 22 साल। तो बेटे की वर्तमान उम्र क्या है? 22 साल। बेटे की वर्तमान उम्र क्या है बेटा जी? 22 साल। ये लास्ट सवाल है बेटा जी। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करो। ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लग रहे हैं ये ज़रूर बताया करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सचिन जो है, अच्छा मैं शॉर्ट वीडियो भी डाल रहा हूँ अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी बेटा जी इस नाम से आरपी सर, इस नाम से आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। उस पर मैं क्या कर रहा हूँ, हार्ड क्वेश्चंस की शॉर्ट वीडियो बना के 1-1 मिनट की वो शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ, ताकि इंस्टाग्राम पर भी जाओ तो आपको वहाँ पर भी कुछ न कुछ सीखने को मिले इंटरटेनमेंट के साथ साथ। इंटरटेनमेंट वाली वीडियो भी डालता हूँ मैं, डांस वगैरह की वीडियो डालता रहता हूँ और साथ के साथ में कुछ सिखाता भी रहता हूँ। तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, rp/sir, ये इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी आपको, ठीक है। सचिन राहुल से 7 वर्ष छोटा है। यदि उनकी, देखो सचिन है और ये राहुल है, यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो सचिन की आयु ज्ञात करें। कितना आसान सवाल पूछा गया, ये बच्चे ने डायरेक्ट बताया सर ये सवाल आया हुआ था। तो देखो मेरे हिसाब से राहुल से कितना छोटा है? 2 साल, जबकि वो कह रहा है 7 वर्ष छोटा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी बेटा? 7 है। इसने बोला सचिन की आयु, 7 की वैल्यू बतानी है। तो 7 49 बटे में 2 करोगे तो 24.5 आएगा। 49 बटे में 2 करोगे तो 24.5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कैसा रहा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।